जरूर पहुंचने के लिए हो गई है देर, लेकिन मैं हूं भारत का शेर। दुनिया में आए हैं तो अपने लिए और समाज के लिए कुछ करिए। हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। तेरे सीने में नहीं तो मेरे सीने में सही, और मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही, हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए। आज ये दीवारें पर्दों की तरह हिलने लगी, शर्त लेकिन ये है कि बुनियाद हिलनी चाहिए, बुनियाद हिलनी चाहिए, बुनियाद हिलनी चाहिए। सामाजिक न्याय की जब बात करते हैं तो अक्सर ये कहा जाता है कि समाज के अंदर बहुत सारी विसंगतियां हैं, समाज के अंदर बहुत सारी कमियां हैं, और समाज के अंदर बहुत सारी, मैं तो कहता हूं चेतना का ही अभाव है। समाज की चेतना कभी कभी मान्यताओं के अंदर सो जाती है, तो उस चेतना को जगाना है, सामाजिक न्याय की बात करनी है, और अंतिम पायदान पर खड़े हुए व्यक्ति को भी समाज में उसका हक, सम्मान और न्याय दिलाना है। यही आप सब लोग काम कर रहे हैं, यही जो पगड़ी वाले योद्धा हैं ये काम कर रहे हैं। और मैं लगातार कहता रहा हूं और लगातार कहता रहूंगा कि जब तक समाज है तब तक समाज को सुधारना, समाज के अंदर समय समय पे परिवर्तन करना और नए समाज का गठन, क्योंकि हमारी सोच आगे की सोच होनी चाहिए, अगली सोच के लिए अग्रसर होना चाहिए। और सारे लोगों को मैं एक बार कहूंगा, देखिए अब समाज की बात हो रही तो एक बार नारा तो लगना चाहिए, तो मेरे साथ बोलेंगे जय भीम। आवाज नहीं आ रही, जय भीम, जय भारत। इवेंट बाकी है, बहुत सारी चीजें हैं आपके साथ। आज का ये प्रोग्राम है, ये सोशल जस्टिस ऑर्गेनाइजेशन के तत्वाधान में किया जा रहा है, और श्री रामदास अठावले जी एन आइकन ऑफ सोशल जस्टिस, इस पुस्तक का विमोचन भी आज होगा। इसके साथ साथ उन लोगों को ट्रिब्यूट किया जाएगा जो समाज के लिए योगदान करते हैं, समाज की सेवा में तत्पर रहते हैं और सामाजिक न्याय के पुरोधा हैं, उन सब का आज सम्मान किया जाएगा। इसके साथ साथ मैं बता दूं आपको कि यहाँ पर बहुत सारे एनजीओज हैं, बहुत सारी हस्तियां हैं, ऐसी हस्तियां हैं जो अपने अपने फील्ड में महारत हासिल करती हैं, उन सबको सम्मान दिया जाएगा और सामाजिक न्याय की लड़ाई को यहाँ से शुरू कर शिखर तक ले जाया जाएगा। क्योंकि जो बाबा साहब की आत्मा की आवाज है, जो बाबा साहब ने कहा है, उसी को हम आगे बढ़ाने के लिए तत्पर हैं, लगातार कोशिश कर रहे हैं। और समाज में जब तक सामाजिक न्याय पूर्ण तरह से प्राप्त नहीं हो जाता तब तक समाज की अवधारणा तर्कसंगत नहीं लगती है। बहुत सारी बातें हैं आज हमारे बीच में। ग्रुप से जुड़ी हुई है और एक बहुत बड़े पद पर भी है। लेकिन इससे पहले मैं ये कहना चाहूंगा कि सबसे बड़ी उनकी जो विशेषता है उसमें से एक विशेषता है कि मानव से प्रेम। लेकिन उससे भी बढ़कर मानव तो छोड़िए, पशुओं के लिए लगातार काम कर रही है। पिछले 30 वर्षों से लगातार जानवरों के प्रति इतना समर्पित भाव से काम कर रही है कि ऐसा लगता है कि कहते हैं कि मानव तो छोड़िए, जो प्राणी मात्र के लिए जिनका हृदय व्याकुल रहता है और उनकी चोट थोड़ी सी भी लग जाए किसी जानवर को तो सहन नहीं होती, उनके उत्थान के लिए, उनके वेलफेयर के लिए। देखिए इंसान तो वोट देता है लेकिन जानवर कहीं कोई वोट नहीं देता। लेकिन इसी को कहते हैं निस्वार्थ सेवा, इसी को कहते हैं निस्वार्थ प्रेम। इसलिए मैं मंजू छिब्बर जी को फिर से एक बार आप लोगों से अनुरोध करता हूं, मंजू छिब्बर जी के लिए जोरदार तालियां बजाई जाए। कहूंगा कि लगातार आप देखते रहते हैं कि महिलाओं के बीच में आगे बढ़कर काम करती है। महिला हो पुरुष हो, पार्टी की जिम्मेवारी भी उठाती हैं और समाज की जिम्मेवारी भी उठाती हैं, सामाजिक न्याय की बात करती हैं। लक्ष्मी जी इतनी मेहनत करती हैं कि
ऐसा लगता है कि उन्होंने पूरा जीवन ही समाज के लिए समर्पित कर दिया हो। लक्ष्मी जी के लिए मैं कुछ कहना चाहूंगा। वक्त की छेनी से तफसील से तराशा है तुझे, वक्त की छेनी ने तफसील से तराशा है तुझे, तू वो मूरत नहीं जो सांचे में बनती है, तू वो मूरत नहीं जो सांचे में बनती है। कहने का मतलब ये है कि पूरी जिंदगी संघर्ष से इनका व्यक्तित्व बना है। ऐसा नहीं कहीं कल का नेता कोई आया और आकर नेता बन गया। पूरा जीवन खपा दिया इन्होंने, अपना जीवन खपा दिया, और उसके बाद आज ये इस मुकाम पर है लक्ष्मी जी। तो एक बार जोरदार तालियों से लक्ष्मी जी का स्वागत करिए, जोरदार तालियों से स्वागत करिए जिनेंद्र जी का। ये वो व्यक्ति हैं जो लगातार काम करते रहते हैं, और आप अभी कहेंगे थोड़ी देर बाद मंच पर बैठे हैं, इनको कभी नीचे बैठे होंगे, काम में लगे होंगे। सबसे पहले आने वाले कुछ लोगों में से जिनेंद्र जी भी हैं संभालने वाले, तो एक बार इनके लिए जोरदार तालियां तो बनती हैं। ये कोई छोटा व्यक्तित्व नहीं है। जो मंच पर बैठे हैं इनके बारे में अगर मैं कहूं तो कहें गागर में सागर भरने वाली बात होगी, लेकिन मैं फिर भी कुछ शब्द तो बोलूंगा ही। कोविड की महामारी आई, आप सबने पता होगा, कोविड की महामारी, कोविड-19 2020 के अंदर कितना बुरा हाल था। ऐसी विषम परिस्थितियों में भी 1 लाख लोगों को खाना खिलाने वाले हैं ये जिनेंद्र जी। तो एक बार जोरदार तालियों से, लगभग 1 लाख लोगों के अंदर भोजन वितरण, उनकी भोजन की समस्या को दूर करने वाले, हजारों लोगों को अब तक ब्लड कैंप लगाकर हजारों लोगों को खून की जरूरत पूरी कर चुके हैं। ये 10,000 से ज्यादा पेड़ लगाए हैं इनकी संस्था और इनकी टीम ने। तो एक बार प्रकृति के प्रेमी भी है, जोरदार स्वागत किया जाए इनका। और इससे बड़ी बात मैं एक और कहना चाहता हूं कि नारी शक्ति है, नारी दुर्गा है, नारी अभिमान है देश का, और नारी कमजोर नहीं है। तो उसके लिए भी एक चलाते हैं हर घर दुर्गा अभियान। ये कहते हैं लड़कियों को इतना मजबूत बना दो, हम कहते हैं भाई के साथ चली जा, पिता के साथ चली जा, वो खुद जाए, सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग दो, और एक ऐसा प्रोग्राम चलाओ हर घर दुर्गा अभियान, जिससे कि नारी अपने आप में सक्षम हो जाए, और जो उसके साथ बदतमीजी करने की सोचे, कोशिश तो क्या छोड़िए, सोचे भी तो उसको करारा जवाब देने में वो समर्थ हो जाए। ऐसे हैं जिनेंद्र जैन जी। तो एक बार जोरदार तालियों से जिनेंद्र जैन जी। तजिंदर भाई भी आ गए हैं, इनके बारे में तो बस यही कहूंगा कि ये वो समर्पित कार्यकर्ता हैं। ड्राइवर्स के लिए भी बहुत सारा काम किया इन्होंने, हम अच्छी लगे तो एक बार तालियां बजा दीजिए। मिलोगे तो वजूद की तपिश से होगे रूबरू, मिलोगे मुझसे तो वजूद की तपिश से होगे रूबरू। लोग खाम में मुझे स्वराजी नहीं कहते, लोग खाम में मुझे स्वराजी नहीं कहते। और ये जितना भी मैं लिख रहा हूं, ये मैंने ज्यादातर अपना खुद से लिखा है। जो भी मैं लिख रहा हूं, जो भी पोइट्री करता हूं, मैं खुद से करता हूं। ऐसा नहीं है कि मैं किसी और की करता हूं। तो समर्पित है, लक्ष्मी जी को समर्पित है, सबको समर्पित है, क्योंकि इनको लगातार जब ये काम करते हैं तो कोई ना कोई इनको ताना मारता है। तो ये कैसे जवाब देंगे, ये इनका जवाब देखिए क्या होगा। धूप से बोला अंधेरा, धूप यानी आप सब रोशनी का प्रतीक है, धूप का प्रतीक है। मंजू जी, लक्ष्मी जी, ये अब समाज के लिए काम कर रहे हैं, तो ये धूप है। और अंधेरा कौन, वो जो इनको छेड़ता है या जो इनको ताना मारता है कि तुम क्या करते हो, तुमने क्या किया। धूप से बोला अंधेरा, तू है ये प्रमाण ला, तेरा वजूद क्या है, तू है ये प्रमाण ला। धूप फिर ये हंस के बोली, ज्यादा ना तू फड़फड़ा, धूप फिर ये हंस के बोली, ज्यादा ना तू फड़फड़ा। तू जहां है मैं भला कैसे आऊं ये बता। जहां अंधेरा है वहां धूप कैसे आएगी, जहां अंधेरा है वहां धूप कैसे आएगी, और आएगी तो क्या होगा। तू जहां है मैं भला आऊं ये कैसे तू बता। आ गई तो वजूद तेरा पल में खाक हो गया, आ गई तो वजूद तेरा पल में खाक हो गया। कौन लेगा फिर प्रमाण, कौन लेगा फिर प्रमाण, जब वहां कुछ ना रहा। इसलिए चुपचाप अंधेरे, चुपचाप ले तू मजा। तो अंधेरों से कह दो कि रोशनी से टकराए ना। ये लाल जो पगड़ी वाले हैं, ये मंजू जी हैं, लक्ष्मी जी हैं, इनसे न टकराएं, और ये अगर आ गए तो अंधेरे का विनाश हो ही जाएगा। आज की शाम में आप सबका स्वागत है, और ये शाम इतनी रंगीन लग रही है। आप लोगों ने जो पगड़ियाँ बांधी हैं, इसका एक अलग ही एक रूप सामने आ रहा है। लक्ष्मी को मैं बहुत साल से जानती हूँ, और इनका एनजीओ बहुत अच्छा काम करता है। तो इन्होंने मुझे कहा कि आप हमारे एनजीओ के पेट्रन बने। मैंने इनका काम देखा, अंडरस्टैंड किया, और अब मैं इनके साथ जुड़ गई। Each one of us
is a very important person because each one of us is doing something very special on this planet. Most of the people here are not recognized because nobody is here to understand you or to see what kind of work you are all doing in your own field, in your own small manner on this earth, and contributing to the energy on this earth, contributing to energy on this earth and to the environment on this earth. मैं सभी का नाम तो नहीं जानती हूँ, पर आज मैं आप लोगों को एक छोटी सी टीम के साथ इंट्रोड्यूस करना चाहती हूँ, जो एनिमल लवर्स हैं, जो जानवरों के लिए बहुत काम करते हैं। उनमें से कोमल जी आइए, अनु जी आप आए, और आपकी सारी टीम इधर आइए। इनके बारे में आपको मैं कुछ कहना चाहती हूँ कि ये वो लेडीज़ हैं जिन्होंने अपना सारा जीवन समर्पित किया एनिमल्स के लिए। जब पैसा मिला तो 10,000 की साड़ी नहीं ली, जब पैसा मिला तो 5,000 का फेशियल नहीं लिया, जब पैसा मिला तो किसी 5 स्टार में जाके पैसा नहीं खराब किया। आप लोग सब इधर आइए, ये पूरी टीम को मैं आपको इंट्रोड्यूस करना चाहती हूँ कि इन्होंने कितने थाउजेंड्स ऑफ डॉग्स को रेस्क्यू किया। इधर आइए, कितने डॉग्स को न्यूटर किया, कितनी कैट्स को फीड किया, कितनी गायें जो अबैंडन्ड काउज हैं उनको लुक आफ्टर किया, गौशाला में दक्षिणा तो नहीं कहूँगी, अपनी सेवा दी। आज इन सबको मैं थैंक यू करना चाहती हूँ इनके निस्वार्थ सेवा के लिए, और मैंने सोचा कि ये एक बहुत अच्छा मौका है कि इन सबको मैं इस एनजीओ से जोड़ूं, ताकि इस एनजीओ में जो लोग काम करते हैं वो अपने अपने क्षेत्र में जानवरों की भी सेवा करें। हार्दिक अभिनंदन है। अब मैं नंदा जी से कहूँगा कि आप संभालें और अपनी बात। भारत माता की जय। हर 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 महादेव सेना की तरफ से सभी को बहुत बहुत अभिनंदन, साधुवाद। हमारी छोटी बहन आदरणीय लक्ष्मी जी और बड़ी बहन मंजू छिब्बर जी मिलकर के समाज के लिए अनेकों क्षेत्रों में कार्य कर रहे हैं और आदरणीय रामदास अठावले जी की आरपीआई के अंदर भी बड़े पदों पर शोभित हैं। तो दोनों माध्यमों से हर प्रकार से लोगों का भला करने में ये सक्षम है। अनेकों क्षेत्रों में हमने देखा कि सोशल जस्टिस एनजीओ जब कार्यक्रमों में गए, बच्चों की शिक्षा के लिए, महिलाओं की सुरक्षा के लिए और स्किल डेवलपमेंट से लेकर के यदि उनको किसी सरकारी, सामाजिक, आर्थिक, पारिवारिक किसी भी प्रकार की कोई समस्या होती है तो ये लोग बहुत ही प्रेम के साथ निस्वार्थ भावना से उनकी सेवा में योगदान देते हैं। आजकल कार्य बहुत लोग करते हैं लेकिन उन तक पहुंचना और काम कराना एक बैरिकेड आगे लगा रहता है। ऐसे संगठनों की देश समाज में बहुत आवश्यकता है जिनके पास पहुंचना बहुत आसान हो और सिर्फ उनके पास पहुंचने के बाद फिर हमारा काम भी जो है बड़ा सजग और सगम हो जाए। भक्तियाँ कई प्रकार की हैं, बड़े बड़े महानुभाव बैठे हैं और हमें उनके चरणों का सानिध्य प्राप्त रहता है। तो उसमें ये एक परोपकार की भक्ति है जिसमें हम लोग दूसरों की सेवा करते हैं। जैसे अभी एनिमल लवर्स आए, पशुओं से प्रेम करने वाली संस्थाएं, मानव सेवा में लगी हुई संस्थाएं और देश हित में, सनातन हित में लगे हुए संस्थाएं, तो ये भक्ति के ऊपर की एक अवस्था और परमात्मा ने हम सबको दी है। जब ईश्वर खुश होता है, प्रसन्न होता है तो तभी इसी प्रकार का मार्ग हमें मिलता है। आज के इतने व्यस्त समाज और समय के अंदर जहाँ पर लोग अपनी रोजी रोटी कमाने में लगे हैं, महंगाई आसमान को छू रही है, उस समय व्यक्तियों के पास अपने लैपटॉप से और मोबाइल से गर्दन और कान हटाने का फुर्सत नहीं होती, क्योंकि उसको अपनी व्यवस्था, अर्थव्यवस्था को देखना रहता है जिससे उसका घर परिवार चले। और ऐसे ही व्यस्त समय में जब जो लोग दूसरों के लिए, समाज, देश के लिए अपने परिवारों से हटकर एक बड़े परिवार को अपनाते हैं तो वो उनको साधुवाद होना चाहिए
और वो एक सामान्य व्यक्तियों की श्रेणी में आते हैं। हम सबको मिलकर के ऐसे संगठनों का साथ देना चाहिए, क्योंकि संगठनों में हर प्रकार की व्यवस्था की आवश्यकता होती है। तो हम लोग किसी मंच पर आए, हमें सम्मान मिले, तो ये इनका बहुत बहुत धन्यवाद है। लेकिन हमारी तरफ से भी तन मन धन से इनका सहयोग करने के लिए हम सदैव मैं कहूँगी जो मेरे दिल में आ रहा है मैं वही बात आप लोगों के आगे रखूंगी। सबसे पहले लक्ष्मी जी का धन्यवाद कि लक्ष्मी जी ने आज एक इतना अच्छा प्रोग्राम यहाँ पे ऑर्गेनाइज किया है और आप सभी इतने प्यारे लग रहे हैं पिंक पिंक पगड़ी में, ऐसे लग रहा है कि हम किसी शादी में बारात में जा रहे हैं। तो एक बार आप सबके लिए तालियां हो जाए कि आप सब इतने प्यारे और अच्छे लग रहे हैं। जैसे कि मेरा इंट्रोडक्शन इन्होंने किया कि मैं एडवोकेट हूँ और मैं 30 साल से प्रैक्टिस कर रही हूँ, वकील हूँ, और मैं लक्ष्मी को तब से जानती हूँ, शायद आप लोग जितने यहाँ बैठे हैं कोई नहीं जानता होगा। तो लक्ष्मी के इन आउट्स जो भी है, अगर किसी को पता करना है लक्ष्मी के बारे में, मेरे पास पता कर ले, मैं उनके बारे में सब कुछ बता सकती हूँ, अच्छा भी, बुरा भी और बहुत अच्छा भी। तो लक्ष्मी, मुझे पता है लक्ष्मी बहुत बार गिरी है, बहुत बार उनको प्रॉब्लम आई है लाइफ में, लेकिन एक जो कहते हैं ना कुशल योद्धा, उसकी तरह ये बार बार उठी और आप लोगों के सामने अभी बैठी हैं। और इन्होंने इलेक्शन भी लड़ा था, बड़े मजबूती के साथ लड़ा था, और इतने लोगों को इकट्ठा करना इस सदन में, मेरे ख्याल से लक्ष्मी जी के लिए एक बहुत बड़ा ताली तो बनती ही है। एंड बहुत अच्छा है लक्ष्मी जी, और ऐसे ही हम चाहेंगे कि आप फ्यूचर में भी ऐसे ही काम करते रहें। और मुझे यहाँ पे आके हमारे भाई किशन भाई कहूँगा मंच पे आए, जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे किशन भाई और डॉक्टर शबनम मैम का। बहुत बहुत सभी का स्वागत है, आप सभी लोगों का। कुछ लोग दिल्ली से आए हैं, कुछ लोग मध्य प्रदेश से आए हैं, हरियाणा से आए हैं, तो सभी देश के कोने कोने से जो भी मेरे भाई बहन बुजुर्ग दोस्त सभी आए हैं, उनका सभी का हृदय की गहराई से स्वागत है। और अभी कुछ ही देर में जैसा कि बताया हमारे मनोज भाई ने कि मंत्री जी आने वाले हैं, तो मंत्री जी आएंगे और उनकी जीवन पे जो किताब लिखी गई है उसका विमोचन करेंगे। एक ही जगह पे इकट्ठे होते हैं तो ये बताने के लिए आवश्यकता नहीं है कि अब भारत का समय और भारत फिर से बदलने वाला है। और अभी छोटे भाई ने जो गाना गाया उसमें हमारे देशभक्ति का गाना था, उसके ऊपर चंद लाइनें मैं कहना चाहूँगा। अभी ऑपरेशन सिंदूर सभी बहनों को खास तौर पे याद होगा, भाइयों को याद हो ना हो। अभी पहलगाम में जो ये घटना घटी थी, उसके बाद जो हमारे देश ने पाकिस्तान को और अभी उन सभी मुल्कों को जिनकी टेढ़ी आंखें हमेशा भारत की तरफ रहती हैं, उनको ये एहसास कराया कि अब ये भारत बदल चुका है, ये नया भारत है। अब आज इस भारत की तरफ अगर कोई भी निगाह उठाकर गलत निगाह से देखेगा तो उसको घर में घुस के मारा जाएगा। उन दहशतगर्दों ने हमारे भाइयों को धर्म पूछकर मारा था और हमारे देश के वीर जवानों ने उन्हें अपना धर्म बताकर घुस घुस कर मारा है। ऐसे वीर जवानों के लिए एक बार मैं चाहूँगा इस मंच से जोरदार तालियां हो और एक जय घोष इस मंच के माध्यम से मैं चाहूँगा इतनी जोर से हो कि पूरे न्यू महाराष्ट्र सदन के बाहर तक आवाज़ जाए कि इस सदन में ऐसा क्या हुआ कि बाहर तक आवाज़ आई। और ये जय घोष से पहले ये किसके लिए है? ये हमारे देश के उन्हीं सभी सेनानियों के लिए जो देश पर खड़े रहकर, चाहे वो थल हो, चाहे वो हमारी वायुसेना हो, चाहे वो हमारी जल सेना हो, चाहे थल सेना हो, कोई भी हो। और ऐसे आप समाज सेवी, आप लोग भी एक तरह से सेना ही है। वो देश के बॉर्डर पे लड़ाई करते हैं, देश को बचाते हैं बॉर्डर से, और आप देश के अंदर रहकर लड़ाई करते हैं, लोगों के लिए मदद करते हैं। तो आप भी उन्हीं में मौजूद हैं। तो एक बार जोर से हम सभी लोग जयकारा लगाएंगे, भारत माता की। मंच पे आसीन महानुभाव, सबके नाम लेना में काफ़ी ज़्यादा समय लग जाएगा, लेकिन सबको मेरा तरफ से आदर एवं सम्मान एवं
जो इस सभागार में जो लोग उपस्थित हैं और अपने जीवन से जो है एक समय निकालकर हमारे सामने इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए आए हैं, मैं उन सब का तहे दिल से स्वागत करता हूं। ये सोशल जस्टिस ऑर्गेनाइजेशन, अगर इसको कालखंड में लेके चलूं तो जैसे कि लक्ष्मी जी ने मुझे एक कार्यभार दिया था और कहीं ना कहीं इसका नामकरण मेरे द्वारा ही हुआ है, इफ़ आई कैन रिमेम्बर। लक्ष्मी जी, इस संस्था का जो नामकरण है, क्योंकि जब इसके स्ट्रक्चर को बनाया जा रहा था तो, लेकिन मैं लक्ष्मी जी के इस बात को अप्रिशिएट करना चाहूँगा कि आजकल के दौर में जिस तरीके से लोग मेटेरियलिस्टिक हो गए हैं और अपनी दुनिया, अपने परिवार, अपने लोग से बाहर ही नहीं आ पाते हैं, और ऐसे में अगर कुछ लोग समाज के बारे में सोच रहे हैं तो ये बड़ी फ़ख्र की बात है कि अभी भी समाज में कुछ लोग हैं जो दूसरों के बारे में सोचते हैं और समाज में कुछ बदलाव लाने के लिए सोचते हैं। और ये कार्यक्रम उस कड़ी में एक और आगे की कहानी लिखती है, जिसमें हम खुद तो काम कर ही रहे हैं, साथ साथ और भी जो लोग अलग अलग एनजीओ के माध्यम से काम कर रहे हैं उनको भी जोड़ा जा रहा है और उनको अप्रिशिएट किया जा रहा है। क्योंकि अगर हम इनको अप्रिशिएट नहीं करेंगे तो ये चेन आगे कैसे बढ़ेगी। अपने लिए तो जैसे कहते हैं कि हर आदमी, एक कहावत है कि हर आदमी दौड़ में लगा हुआ है, अपने परिवार की दौड़, अपने घर की दौड़, अपने कामकाज की दौड़, अपने बिजनेस की दौड़ में लगा हुआ है। बट देयर इज अ सेइंग, इफ यू आर इन द रैट रेस you will be always be a rat, irrespective of how much hard work you do। तो सवाल ये पैदा होता है कि जब आप इस रैट रेस में, इस चूहों की दौड़ में लगे हुए हैं, जहाँ पे सब लोग अपने बारे में सोचते हैं, अपने परिवार के बारे में सोचते हैं, अपने काम के बारे में सोचते हैं, अपने बिजनेस के बारे में सोचते हैं, और ऐसी स्थिति में अगर कोई समाज के बारे में सोच रहा है, या जितने सामाजिक संस्थान के लोग जुड़े हुए यहाँ पे आए हैं, मैं उन सब के लिए एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करना चाहता उनका, और साथ में मंत्री जी का जोरदार ताली से स्वागत करिए। वो नमस्ते दुआ और सलाम का नहीं, जो राम का नहीं किसी काम का नहीं, जो राम का नहीं किसी, बोलिए, वो नमस्ते दुआ और सलाम का नहीं, नमस्ते दुआ और सलाम का नहीं, जो राम का नहीं किसी काम का नहीं, जो राम का नहीं किसी काम का नहीं, वो नमस्ते दुआ और सलाम का नहीं, वो नमस्ते दुआ और सलाम का नहीं, जो राम का नहीं। करते हैं शुरू। तूफान का कहर हो, तूफान का कहर हो या आंधियों की मनमानी, तूफान का कहर हो या आंधियों की मनमानी, वक्त की मार हो या मतलबियों की बेईमानी, वक्त की मार हो या मतलबियों की बेईमानी, हर हाल में जिसका ईमान ना डगे, हर हाल में जिसका ईमान ना डिगे, ऐसी महान शख्सियत है श्री रामदास, ऐसी महान शख्सियत है श्री रामदास, ऐसी महान शख्सियत है श्री रामदास। अगली पंक्ति पर गौर फरमाइए, अगली पंक्ति पर गौर फरमाइए। दलितों का दर्द हो, दलितों का दर्द हो या पिछड़ों की तड़पन, दलितों का दर्द हो या पिछड़ों की तड़पन,
महिलाओं की पीड़ा हो या अगड़ों की उलझन, महिलाओं की पीड़ा हो या अगड़ों की उलझन, सबका साथ सबका विकास का मंत्र लेकर चले, सबका साथ सबका विकास का मंत्र लेकर चले। ऐसी महान शख्सियत है श्री रामदास, ऐसी महान शख्सियत है श्री रामदास, ऐसी महान शख्सियत है श्री रामदास। अंतिम बंद है जरा। सामाजिक न्याय की हो बात, सामाजिक न्याय की बात हो या बाबा साहब की शिक्षा, सामाजिक न्याय की बात हो या बाबा साहब की शिक्षा, डंके की चोट पर करते हैं संविधान की रक्षा, डंके की चोट पर करते हैं संविधान की रक्षा। ना रुके ना झुके सबको लगाएं गले, ना रुके ना झुके सबको लगाएं गले। ऐसी महान शख्सियत है श्री रामदास, श्री रामदास, श्री रामदास। मैं लक्ष्मी जी से अनुरोध करूंगा, मंत्री जी का बेसब्री से आप इंतजार कर रहे हैं और वो इंतजार पूरा भी हुआ, क्योंकि हमारे मंत्री जी की एक खासियत है, अगर वो कहते हैं देर से ही सही मगर आते ज़रूर हैं। अब मैं एक बात कहना चाहूँगी जो दिल को छू जाने वाली है कि क्योंकि आज ये सोशल जस्टिस ऑर्गेनाइजेशन का प्रोग्राम है और हमारे माननीय मंत्री श्री रामदास अठावले जी इसके मुख्य अतिथि हैं और साथ में हमारी मीना गुप्ता जी जो महाराजा अग्रसेन हॉस्पिटल की प्रेसिडेंट हैं वो भी यहाँ पे मौजूद हैं और काफ़ी सारे लोग महादेव सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष, काफ़ी महंत और जयपुर से गोपाल जी और मध्य प्रदेश से और गुजरात से यहाँ पे आए हुए हैं। सभी यहाँ पे कम से कम आज 40 NGO यहाँ पे हैं जिनको हमने अपनी NGO के साथ एसोसिएट किया है। और मैं अपनी पूरी टीम का यहाँ पे धन्यवाद देना चाहूँगी जो आज का प्रोग्राम है, क्योंकि उनके बिना ये प्रोग्राम नहीं हो पाता। और आज सभी के लिए एक बात कहना चाहूँगी कि जब हम इस दुनिया में पैदा होते हैं तो सिर्फ सांसें लेकर आते हैं, हमारा नाम नहीं होता, हमारा नामकरण हमारे माँ बाप रखते हैं। और जब हम इस दुनिया से जाते हैं तो हमारी सांसें खत्म हो जाती है, सिर्फ हमारा नाम रह जाता है। जो सांसों से बीच का सफ़र है उसे हम कर्म कहते हैं। जो वो कर्म होते हैं वो हमें कोई उपलब्धि तक पहुंचाते हैं। आज अगर हमारे मंत्री जी के जीवन को सुनेंगे कि उन्होंने कितना स्ट्रगल किया है और आज वो मंत्री अगर हैं तो वो अपने दम पर है, क्योंकि इस बीच तक का सफ़र उन्होंने तय किया है। ठीक है, इसीलिए आज मैं ये सबको ये कहना चाहूँगी कि अपने जीवन में एक लक्ष्य बनाइए और उस लक्ष्य को पूरा करने के लिए संघर्ष कीजिए, पूरी जान झोंक दीजिए। और आज हमारा लक्ष्य भी यही था कि जो ज़मीनी स्तर पर समाज के लिए काम कर रहे हैं, जैसे हमारे चिरंजीवी मल्होत्रा है, जितनी भी लावारिश लाशें होती हैं वो अपने पैसों से उनका क्रियाक्रम करते हैं और हरिद्वार जाके स्पेशल वहाँ पे उनके फूल विसर्जित करते हैं। उनके कोई रिश्तेदार नहीं हैं, ठीक है, वो जितनी भी लावारिश लाशें आती हैं उन पे वो काम करते हैं। यहाँ जितने भी NGO बैठी हैं वो समाज के लिए कुछ ना कुछ कर रही हैं, तभी आज हमने उन्हें सम्मान के लिए बुलाया और हमने किसी से 1 रुपए की राशि नहीं ली है, ये आप सभी बता सकते हैं, क्योंकि हम उन्हें सम्मान देना चाहते हैं और हम उन्हें काम देना चाहते हैं, क्योंकि वो और अच्छे से काम करें, इसलिए आज यहाँ पे बुलाया गया है। और साथ में हमारे मंत्री जी की एक जीवन कहें, हमें जिस जीवन की जो कहानी है एक किताब के माध्यम से आज हम लॉन्च करने जा रहे हैं, जिस किताब में उनका जीवन का परिचय होगा और शायद आपको इनसे प्रेरणा मिलेगी कि हमें इस जीवन में हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। क्योंकि अगर हम दुनिया में आए हैं तो अपने लिए और समाज के लिए कुछ करिए, क्योंकि अगर आप कुछ नहीं करते हैं तो आप पशु की गिनती में आते हैं, जानवर की गिनती में आते हैं, आप इंसान की गिनती में नहीं आते। अगर आप धरती पे इंसान के जीवन में आए हैं तो आपको कुछ समाज को देना पड़ेगा। बस मैं आज यही कहना चाहूँगी। और हमारे सहयोगी आज हमारी जो NGO की ट्रस्टी है मंजू छिपर जी आज यहाँ पे मौजूद हैं, उन्होंने मुझे बहुत सहयोग किया है और हमेशा मेरी सराहना भी करती हैं, मेरे साथ भी रहती हैं
और कभी गिरने नहीं देती, कभी टूटने नहीं देती। और मैं सभी का धन्यवाद करूंगी। आगे पुस्तक का हम इस पुस्तक का विमोचन है, तो आगे ये कार्यक्रम मनोज जी कंटिन्यू करेंगे। धन्यवाद। पुस्तक का विमोचन के लिए तैयार हो जाएं और जो भी पुस्तक है वो दे दी जाए, हाथ में दे दी जाए। ऑनरेबल मिनिस्टर श्री रामदास अठावले जी, एन आइकॉन ऑफ सोशल जस्टिस पुस्तक का नाम है, और ये ट्रिब्यूट है उन लोगों के लिए जिन्होंने सेल्फलेसली काम किया है सोसाइटी के लिए। श्रीमान रामदास अठावले जी नेशनल प्रेसिडेंट है आरपीआई अठावले के, मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से मिनिस्टर हैं। और ये देखिए ये पुस्तक, मुझे लगता है आप सबको ये पुस्तक पढ़नी चाहिए। और ऐसी शख्सियत जो लगातार 3 बार से मिनिस्टर हैं, और मिनिस्टर हो ना हो इतने सरल सहज, और कहते हैं इनका हृदय कवि के समान कोमल है, और लगातार जो कहते हैं बड़ी साफ गोई से कहते हैं, बड़ी सच्चाई से कहते हैं, और उनके जीवन को पढ़कर आपको बहुत ज्यादा प्रेरणा मिलेगी। मुझे लगता है इसके बारे में जरूर बात करनी चाहिए। सबसे पहले ये किताब लिखने की जो प्रेरणा, जो मैं आपसे चर्चा कर चुका हूँ कि जब लक्ष्मी जी ने मेरी पहली मुलाकात मंत्री जी से करवाई, तो मुझे लगा कि एक आदमी जो 3 बार लगातार सेंट्रल गवर्नमेंट में मिनिस्टर रह चुका है, उसके बावजूद भी इतना सरल, इतना सौम्य और इतना पेशेंस के साथ अगर अपने ऑफिस में आए हुए या अपने घर पे आए हुए हर एक व्यक्ति से इस तरीके से मिलता है जैसे सालों से उन्हें जानता हो। तो अठावले जी की ये प्रकृति, ये स्वभाव, ये नेचर कहीं ना कहीं मुझे अट्रैक्ट किया कि इनके जीवन के बारे में मैं थोड़ा रिसर्च करूं और उसको एक किताब के रूप में लेके आऊं। और आप लोगों को जानकर कुछ बड़ा आश्चर्य होगा कि अठावले जी का जो बचपन है वो एक गांव में, आगल गांव जो सांगली डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, वहां इनका जन्म हुआ। ऐसे मकान, जो बहुत इंपॉर्टेंट बात बताना चाहूंगा, जो पक्का का मकान भी नहीं था, एक कहते हैं एक मिट्टी का या एक झोपड़ी की तरह स्थिति थी। लेकिन 2 बातों को बताना चाहूंगा। इनकी माता जी ने जो इनको शिक्षा दी, उस शिक्षा का एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जो मैं इस किताब से बताना चाहूंगा कि इनकी माता जी ने इनको कहा कि गरीबी से घबराना नहीं, पर अपनी इज्जत कभी भी मत खोना। अच्छा उपस्थित सभी भाई और बहनों, वक्त काफी हो चुका है। 5 बजे का प्रोग्राम मैंने दिया था, लेकिन आज दिन भर सोशल जस्टिस मिनिस्ट्री की एक मीटिंग लगातार 10 बजे से 2 बजे तक थी। बाद में 3 बजे से भी मीटिंग चलती रही, और मुझे यहाँ पहुंचने के लिए हो गई है देर। मुझे यहाँ जरूर पहुंचने के लिए हो गई है देर, लेकिन मैं हूं भारत का शेर। तो आज यहाँ सोशल जस्टिस ऑर्गेनाइजेशन के तरफ से आज ये समारोह हो रहा है, और जो महिला हमेशा गरीबों के लिए आती है कामी, जो महिला गरीब और सभी लोगों के लिए आती है कामी, उनका नाम है लक्ष्मी। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री है पुष्कर सिंह धामी। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री है पुष्कर सिंह धामी, लेकिन सोशल जस्टिस ऑर्गेनाइजेशन और आरपीआई की लीडर है लक्ष्मी। तो आज इस किताब का, मेरे ऊपर लिखे हुई किताब का
आज हो रहा है विमोचन। मेरे ऊपर लिखे हुए किताब का हो रहा है विमोचन, क्योंकि इस किताब के राइटर है डॉक्टर पंकज जग्या और एडवोकेट राजीव लोचन। तो इंग्लिश में मेरे ऊपर एक किताब आई है, वैसी 10-12 किताबें मेरे ऊपर आई है। वो ज्यादातर मराठी में है, लेकिन इंग्लिश में ये किताब जो है किताब लिखी गई है। लगातार दिल्ली से मेरा 1998 से मेरा संबंध है। उसके पहले भी मैं दिल्ली में आता रहता था। हमारी दलित पैंथर्स की एक मूवमेंट थी। बाबा साहब अम्बेडकर जी के विचारधारा को गांव गांव तक पहुंचाने के लिए गांव गांव में होने वाले दलितों पर, आदिवासियों पर, महिलाओं पर होने वाले अत्याचार के खिलाफ जंग लड़ने का काम हम करते रहते थे। मैं गांव से आया था। मेरे पिताजी, मैं 6 महीने का था तब मेरे पिताजी गुजर गए थे। वो मुंबई में नायगांव में जो बीडीडी चाली है वहां वो रहते थे। और मेरे पिताजी कुछ एक बुखार का कुछ एक डिसीज आया था, जिस तरह का कोरोना आया था। उसी में मेरे पिताजी अचानक चले गए और मेरी माताजी मुझे लेकर मेरे मामा के गांव लेकर आई। और मामा के गांव में मैं रहता था। मेरी माँ खेत में जाकर काम करती थी। मेरे ग्रैंडफादर भी जो मेरे माँ के पिताजी थे, माताजी थी, उनके सब रिलेटिव थे। तो वो सब गांव में रहते थे। लेकिन कुछ हमारे सभी जो चाचा थे, हमारा जो जिला सांगली है वो सांगली जिला मुंबई से नजदीक है। नजदीक मतलब 400-450 किलोमीटर पर है। तो जब से ब्रिटिश थे तब से हमारे जिले के लोग मुंबई में आते थे अपने नौकरी के लिए। गांव में खेती बीती नहीं रहती थी, खेती पर काम करना पड़ता था। और मेरे सभी 7-8 मेरे चाचा थे, सभी वो मुंबई में रहते थे। हमारे दूसरे ग्रैंडफादर के भाई भी मुंबई में रहते थे। और मैं जब पढ़ाई करता था तब मैं जरूर गरीब था, लेकिन मैं दिल से गरीब नहीं था। मैं मन से बहुत बड़ा स्ट्रांग था। जरूर हम गरीब है, लेकिन हम किसके सामने झुकने वाले नहीं है। हम झुकने की मुझे आदत नहीं है, मुझे झुकाने की आदत है। झुकने की मुझे आदत नहीं है, मुझे दुश्मनों को झुकाने की आदत है। किसी को बर्बाद करने की मुझे आदत नहीं है, लेकिन मुझे बर्बाद करने वालों को बर्बाद करने की मुझे आदत है। मुझे किसी को गाली देने की आदत नहीं है, मुझे किसी को गाली देने की आदत नहीं है, लेकिन मुझे गाली देने वालों की जगह खाली करने की मुझे आदत है। तो हम सब लोग जरूर गरीब रहे हैं। जब मैं प्राइमरी स्कूल में भी मैं पढ़ता था तब मैं बहुत बड़ा झगड़ा करता था। क्योंकि मैं इसलिए करता था झगड़ा क्योंकि स्कूल में मैं बहुत था तगड़ा। मेरी बॉडी अच्छी थी, मैं पहलवान भी बनना सोचता था, लेकिन मैं पहलवान नहीं बना, इसीलिए मैं दिल्ली आ गया। नहीं तो पहलवान बनता था तो उधर ही रह जाता था। तुम्हारे गांव में पहलवान रहते थे। जो गांव में एक मेला रहता था, मेल में बहुत बड़ी मेले में कुश्तियां रहती थी। मिट्टी में कुश्ती, लाल मिट्टी हो काली मिट्टी हो, लेकिन लाल मिट्टी ताली में होती थी।
तो हम भी मतलब स्कूल में जाते थे तो हम कुश्ती खेलने के लिए जाते थे। तो कुश्ती खेलने की मुझे आदत थी और मेरे से झगड़ा करने वालों के साथ झगड़ा करने की मुझे आदत थी। जरूर हम दलित थे, गरीब थे, गांव के बाहर हमारी बस्तियां थी, हमारे मकान थे, लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर जी ने कानून बनाकर हमें गांव में लिया। जो संविधान के आर्टिकल 17 के मुताबिक जो अस्पृश्यता है, अनटचेबिलिटी है, इस अनटचेबिलिटी को, जातीय व्यवस्था को खत्म करने का कानून बन चुका था। बाबा साहब अम्बेडकर जी संविधान के शिल्पकार थे। ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन के नाते बाबा साहब अम्बेडकर जी ने दिल्ली में 26 अलीपुर रोड में बैठकर संविधान लिखा था। बाबा साहब अपने समाज का भी सोचते थे, देश का भी सोचते थे। जरूर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने दलितों के लिए संघर्ष किया, क्योंकि दलितों पर अन्याय हो रहा था। बाबा साहब का कहना था कि हम भी हिंदू है तो फिर हमें क्यों अपमानित किया जाता है, क्यों हमें गांव के बाहर हमें फेंक दिया है। हम तो हिंदू हैं, हमको मंदिर में जाने का मौका नहीं है, हमें गांव में जो कुआं होता है वहां पानी लेने का हमको मौका नहीं है। अगर हमें कोई पानी पीना है तो किसी सवर्ण आदमी के घर पर अगर हम जाते हैं पानी मांगने के लिए, तो मतलब ऐसा ये हमें करके वो अपने भांडे से पानी ऐसा डालते हैं, हम ऐसा लोग पीते थे। मतलब ये जमाना था। अब तो सारा जमाना बदल चुका है। अब कानून का राज आया है, देश को आजादी मिली है, दलितों को आजादी देने का काम बाबा साहब अम्बेडकर जी ने किया है और दलित और सवर्ण बहुत सारे एक साथ आ रहे हैं। मुझे अनुभव है, 1998 में मैं पहली बार चुनकर आया था और मैं 8A लोधी स्टेट में मैं 12-13 साल में रहता था। 8A लोधी स्टेट खान मार्केट के सामने ही एक बंगला है और वहां भी मुझे हिंदू लोग, मुस्लिम लोग, दलित लोग, सिख लोग, ईसाई लोग, बुद्धिस्ट लोग सब मिलते थे। मेरी लोकसभा में मैं 3 बार चुनकर आया था। 13 साल तक मैं लोकसभा में था और मुझे कविता करने की आदत थी पार्लियामेंट में। पार्लियामेंट में जब बहुत बड़ा हंगामा होता था तो सोमनाथ चटर्जी थे लोकसभा के स्पीकर। मैं वहां अकेला मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहता था मेरी पार्टी के आरपीआई की तरफ से। तो पार्लियामेंट में मेंबर कितने होते हैं, उस पर कितना टाइम देना है, ये वक्त वहां का चेयरमैन अध्यक्ष तय करता है, मतलब उसी नियम के मुताबिक होता है। लेकिन सोमनाथ चटर्जी मुझे बहुत ज्यादा टाइम देते थे। कभी कभी मुझे बोलने का मौका नहीं मिलता था तो मैं उठकर पार्लियामेंट में हंगामा करते रहता था, मैं बैठता नहीं था। सोमनाथ चटर्जी बोलते थे बैठो रामदास जी बैठो, मैं बोलता था तुम बैठो पहले, क्योंकि वो खड़े होते थे। जब स्पीकर जब खड़ा होता है तब मेंबर ने खड़ा नहीं होना चाहिए, मेंबर ने नीचे बैठना चाहिए। लेकिन मैं नीचे बैठूंगा तो मुझे बोलने के लिए मौका मिलेगा नहीं, इसलिए मैं खड़ा होकर ही मैं वहां से हंगामा करते रहता था। और कभी कभी आदरणीय चंद्रशेखर जी आज हमारे बीच में नहीं है, देश के प्रधानमंत्री रहे, और चंद्रशेखर जी उठकर वहां स्पीकर को बोलते थे कि अरे अठौली जी की पार्टी तो जरूर वो अकेले है लेकिन उनकी पार्टी देश भर में है, वो एक पार्टी के नेता है, उनको बोलने के लिए देना चाहिए। तो मुझे बोलने का मौका मिलता था और मेरी कविता मैं तब भी ये करता था, आज कविता करता हूँ ऐसा नहीं है, तब भी मैं कविता ये करता था। और जब हंगामा होता था तो मुझे वहाँ सोमनाथ चटर्जी बोलने के लिए मौका देते थे। और सब हाउस मैं अभी क्या बोलने वाला हूँ, मैं क्या कविता करने वाला हूँ, इस पर एकदम ध्यान से मेरी कविताएं, मेरा भाषण सुनते थे और हाउस एकदम शांत हो जाता था।
मुझे बैठ बैठ कर कविता करने की आदत है। अब मैं अमेरिका में था तो अमेरिका में मुझे जितने लोग मिलेगी वो बोले हम आपके फैन है। तो मैंने बोला मैं तो आपका फैन हूँ, लेकिन तुम अमेरिका रहते हैं इसीलिए तुम हमारी शान है। भारत छोड़कर तुम वहां इतने लंबे आप आए हैं, लेकिन भारत के राजनीति की तरफ सब लोगों का ध्यान रहता है। 4 करोड़ से ज्यादा इंडियन लोग सभी वर्ल्ड में है। अमेरिका में 40-50 लाख से ज्यादा लोग है। लंदन में 30-40 लाख लोग इंग्लैंड में है। और अभी मैं टूर किया था वियतनाम और कंबोडिया और थाईलैंड का। हर जगह पर इंडियन होटल है, हर जगह पर इंडियन लोगों की संख्या रहती है। कोई ना कोई तो बिजनेस के लिए, कोई नौकरी करने के लिए। बहुत सारे लोग वर्ल्ड में कहीं भी आप जाओ वहाँ इंडियन लोग, इंडियन होटल वहाँ मिलता है, वहाँ पूरा खाना इंडियन खाना मिलता है। ठीक बात है, मेरी सफर तो ऐसी रही है। अभी मैं तो मेरी पार्टी की तरफ से मैं अकेला हूँ, लेकिन मैं अकेला नहीं हूँ। मेरे साथ लक्ष्मी है, मेरे साथ मंजू चुबर है, मेरे साथ जिनेंद्र है, मीना गुप्ता है, चरणजीत मल्होत्रा है, जिन्होंने बताया कि भाई गंगा को साफ करना होगा। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वक्त गंगा को साफ करने का नहीं है, ये वक्त है पाकिस्तान को साफ करने का। तो पाकिस्तान को साफ करने का काम पहले अपने को करना है, बाद में गंगा तो अपने पास ही है। और अगर हमारे पास है गंगा, अगर हमारे पास है गंगा, तुम क्यों नहीं करेंगे पाकिस्तान को नंगा? तो पाकिस्तान को सबक सिखाने की जरूरी है। पाकिस्तान को अपने को सबक सिखाना है। और इसके लिए हमारे धर्मवीर आनंद जी है, कृष्ण जी, तजेंद्र जी, पवन गुप्ता, NK जैन, डॉक्टर शबनम, समरीन कौन है? बैंक से ये समरीन है। समरीन, राजू लोचन तो ही है, हमारे एडवोकेट है, सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट है, RPI के लीगल एडवाइजर है, पंकज जग्या है, पंकज नंदा, सुनील पांडे, सुनील सत्यार्थी, तेरा सत्यार्थी नाम है क्या? हाँ। हमारे हरियाणा के अध्यक्ष सोनू कुंडली जी है, पंजाब के कुलवंत जी है, हमारे राकेश यादव जी है। वहीं से अनेक साथी हमारे यहाँ है। अभी रिपब्लिकन पार्टी ने तय किया है कि जिस तरह बीजेपी की तिरंगा यात्रा चल रही है, कांग्रेस पार्टी की जय हिंद यात्रा चल रही है, अभी रिपब्लिकन पार्टी ने अनाउंस किया है कि 15 दिन तक जो भी वक्त अपने को मिले, अपने को भारत जिंदाबाद यात्रा निकालनी है। भारत जिंदाबाद के नाम से अपनी यात्रा निकलेगी। हाथ में तिरंगे झंडे लेकर यात्रा निकलेगी। नीले झंडे अब नहीं होगी हाथ में, नीले झंडे घर में और तिरंगा झंडा हाथ में। तिरंगा झंडा लेकर हम सब लोग मोदी जी के साथ है। मोदी जी, तुम पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ एक घोषणा देनी है। हमें पाक व्याप्त कश्मीर का कब्जा करना है। पाकिस्तान को ऐसा सबक सिखाना है, ऐसा सबक सिखाना है कि दोबारा पहलगाम नहीं होना चाहिए, दोबारा मुठभेड़ नहीं होनी चाहिए, दोबारा आतंकवाद को सपोर्ट करने का काम पाकिस्तान ने नहीं करना चाहिए। हमारे हवाले करो POK। पाकिस्तान को हमारे सरकार ने बताया है कि हमारे ताबे में जल्दी POK मिलना चाहिए।
सिंदूर ऑपरेशन ने ऐसा धक्का दिया है कि एक दिन में पाकिस्तान लड़खड़ा गया। एक दिन में पाकिस्तान को सबक सिखाने का काम हुआ। मोदी साहब ने बताया था कि सभी आतंकवादियों को हम छोड़ेंगे नहीं, और एक दिन में हमारे एयरफोर्स के लोगों ने वहां जाकर 14-15 पीओके में जो आतंकवादियों के अड्डे थे ट्रेनिंग देने के, सब अड्डे उद्ध्वस्त कर दिए। 100 से ज्यादा लोग वहां मारे गए जो आतंकवादी थे। और मैंने तो पार्लियामेंट में बोला था पहले ही कि पाक व्याप्त कश्मीर के जगह से ही ज्यादा आतंकवादी अपने इधर अंदर आते हैं, इसीलिए पाक व्याप्त कश्मीर को ताबे में लेना ही चाहिए। उसके लिए आर पार की लड़ाई लड़नी चाहिए। पाकिस्तान को बहुत ही घमंड आ गई है। पाकिस्तान के खिलाफ ऐसा जंग हमें लड़ना होगा कि पाक व्याप्त कश्मीर के तो हम ताबे में लेंगे, लेकिन वक्त आएगा तो हम पाकिस्तान को भी ताबे में लेंगे। ये काम हम सब लोगों को करना है। लेकिन पाकिस्तान वाले उनको हम नहीं लेंगे, हम उनको उधर ही रहना है। उधर से बलूचिस्तान उनके पीछे पड़ा है, बलूचिस्तान उनके पीछे पड़ा है, और कांग्रेस पाकिस्तान के टुकड़े टुकड़े हो गए। अगर हम खड़े रहेंगे तो पाकिस्तान के टुकड़े टुकड़े हो गए, लेकिन हम ऐसा हम नहीं चाहते थे। आपको मालूम है 2014 में नरेंद्र मोदी जी के पहले शपथ ग्रहण में नवाज शरीफ उनके प्रधानमंत्री थे। उनको नरेंद्र मोदी जी ने अपने शपथ में बुलाया था, और भी देशों के प्रधानमंत्री अध्यक्ष आए थे। हम चाहते हैं कि भाई पाकिस्तान के साथ अच्छे संबंध रहना चाहिए, लेकिन पाकिस्तान टस से मस नहीं होता है। पाकिस्तान बार बार इसी तरह हरकतें करता है, और 370 आर्टिकल हटाने के बाद 2.5 करोड़ से लेकर 3 करोड़ वहां टूरिस्ट गए। भारत के सभी राज्यों के, भारत के बाहर के लोगों को डर नहीं लगता था। मेरे पार्टी ने भी अभी चुनाव में 4 कैंडिडेट खड़े किए थे। मैं 3 दिन वहां था। मैं 12-12, 1-1 बजे तक मैं प्रचार में घूमता था, गांव गांव में जाता था। मुझे डर नहीं लगता था, क्योंकि हम तैयारी में थे। अगर कोई आतंकवादी हमला करता है तो उसका जवाब देने की तैयारी हमारी थी। मेरे साथ पुलिस तो थी, लेकिन पुलिस के भरोसे पर हम नहीं रहते हैं, हम अपने भरोसे पर रहते हैं। एक दिन जाना ही है तो फिर 10 लोगों का खात्मा करके जाओ। तो कहने का मतलब इतना ही है कि ये सब पाकिस्तान ने अपना भारी नुकसान किया है। उन्होंने ऐसे टूरिस्ट पर हमला किया, और ये टूरिज्म से कश्मीर की इकोनॉमी अच्छी बढ़ रही थी। 370 आर्टिकल हटने के बाद कश्मीर में बहुत ही ज्यादा उद्योगपति जा रहे थे, होटल इंडस्ट्री वहाँ बढ़ रही थी, नेशनल हाईवे वहाँ बहुत अच्छे बन रहे थे, रेलवे कश्मीर में जा चुकी थी। बहुत सारा डेवलपमेंट नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल में हुआ। और जो विधानसभा का चुनाव हुआ वहाँ हमारी सरकार जरूर आई नहीं, लेकिन 60% लोगों ने वोटिंग किया। बाहर के राज्यों में भी इतना वोटिंग नहीं हुआ था। बाकी के राज्यों में भी जब विधानसभा चुनाव होते हैं या लोकसभा के चुनाव में, उस राज्य में 55%, 57% या कुछ ज्यादा कुछ जगह पर हो गए, लेकिन कश्मीर में 60% वोटिंग होना बहुत बड़ी बात थी। तो लोग मतलब अभी डर नहीं रहे थे। मोदी जी हमारे साथ है, भारत सरकार हमारे साथ है, और वहां तिरंगा झंडा लहरता है। पहले तिरंगा झंडा वहां नहीं लहरता था, वहां तो उनका संविधान अलग था। बाबा साहब अम्बेडकर जी का संविधान 370 आर्टिकल हटने के बाद बाबा साहब का संविधान वहां लागू हुआ। वहां के दलितों को, ओबीसी को रिजर्वेशन मिला, वहां के दिव्यांगजनों को न्याय मिला, और सभी वर्गों के लिए, मुस्लिम कम्युनिटी को बहुत सारा न्याय मिला। तो इसीलिए हम सब लोग आज यहाँ सोशल जस्टिस ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से आज यहाँ श्रीमती